हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का कॉमन पाथवे डिस्कस किया था, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है? आज हम उससे आगे बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है यानी कि पायरिक एसिड, तो उस पायरिक एसिड का आगे क्या भविष्य है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फेट ऑफ पायरिक एसिड, फेट ऑफ पायरिक एसिड का आगे क्या भविष्य है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के द्वारा, ठीक है, जो कि कॉमन पाथवे है, कॉमन पाथवे ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? इन दोनों का कॉमन पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस। इससे क्या मिला? इससे 3 कार्बन का कंपाउंड अपने को पायरिक एसिड यहाँ पर मिला। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब ये पायरिक एसिड कहाँ जाएगा? क्या ये पायरिक एसिड साइटोप्लाज्म में रहेगा या क्या पायरिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा? क्लियर? ठीक है, अब अगर साइटोप्लाज्म में रहता है यानी कि इसका जो है फर्मेंटेशन होता है, तो फिर से मेनली 2 जगह पहुंचे। क्लियर? यानी कि इस फेज में ये यहाँ पर कैसा रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ एंटर होता है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि यहाँ तक का तो कॉमन पाथवे था। अब यहाँ 2 प्रकार का फर्मेंटेशन होगा। एक अपन कहेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होगा तो हम कहेंगे मसल्स में होगा, पेशियों में होगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो फंगस ईस्ट में होगा, कवक ईस्ट में होगा। क्लियर है? तो ये पायरिक एसिड अगर साइटोप्लाज्म में रहता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है आगे, ठीक है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा इसका आगे ब्रेकडाउन होगा और 2 प्रकार का फर्मेंटेशन होगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में होगा और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो कि मसल्स में होगा। क्लियर? एज ए रिजल्ट क्या बनेगा? C2H5OH एल्कोहल बनेगा, प्लस CO2 रिलीज होगी और प्लस 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होगी और ATP जनरेट होता है। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, CO2 प्लस H2 रिलीज होगी और बहुत अधिक अमाउंट के अंदर ATP या एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? तो ये कहने का मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो पायरिक एसिड बना डीएन, इस पायरिक एसिड का आगे ये भविष्य हो सकता है, ये एनारोबिक में जा सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है। एनारोबिक में जाएगा तो क्या होगा? एरोबिक में जाएगा तो क्या होगा? तो अब आप बात करते हैं कि अगर पायरिक एसिड ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो किस प्रकार का आगे जो है प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से ऊर्जा बनती है, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो हम बात करेंगे, देखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस के बाद अपने को पायरिक एसिड मिल गया। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन
ठीक है, ऑक्सीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, या इसी में अपन कहेंगे पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। क्लियर है? तो इस रिएक्शन में क्या होता है देखिए, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर सिंपली बात कर रहा हूँ कि जनरली जो है यहाँ पर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं अपन लोग। अब ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पर क्या हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ग्लाइकोलाइसिस में पायरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये पायरिक एसिड साइटोप्लाज्म से क्या एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पीएमएस में प्रवेश करेगा। यहाँ पर पहली माइटोकॉन्ड्रिया दोनों झिल्लियों के बीच जो अवकाश है इसको अपन क्या कह रहे हैं, पीएमएस कह रहे हैं। तो पहली माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में ये प्रवेश करेगा पायरिक एसिड। क्लियर है? तो वहां पर क्या होगा, इस पायरिक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होगा। वो किस प्रकार होता है अपन लोग देखते हैं, या ये कह दो कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर CO2 रिलीज होगी। क्लियर? तो हमारे पास पायरिक एसिड का निर्माण हो, जो 3 कार्बन का कंपाउंड, और कितने मॉलिक्यूल बने थे बार बार कह रहा हूं, उसके 2 मॉलिक्यूल बने थे। अब ये पायरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होगा डियर स्टूडेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और लेकिन ये कितने कार्बन का होगा, ये 2 कार्बन का होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या क्या होता है। इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? इस अभिक्रिया में कोएंजाइम ए एंटर करेगा, CO2 यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, और NaDH2 का फॉर्मेशन होगा, NAD+। अब इसको, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा। ये अभिक्रिया जो पायरिक एसिड से किसमें कन्वर्ट हो रही है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इस अभिक्रिया में पायरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरिक एसिड 3 कार्बन का है, कितने कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, 2 कार्बन। तो एक कार्बन किस रूप में निकल रही है, CO2 के रूप में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, और इस डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम काम में आएगा उसका नाम क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेज। क्लियर है? क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, क्योंकि NAD से NAD+ या NAD+ से NADH2 का निर्माण होगा। एंजाइम काम में आएगा क्या, डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है? आएगा समझ? और कोएंजाइम ए यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा था, एंजाइम कौन सा काम आएगा, ट्रांसफेरेज। क्लियर? तो इस अभिक्रिया में चूंकि ये 3 एंजाइम काम में आ रहे हैं, इसलिए इस पूरे एंजाइम का तीनों का नाम क्या हो गया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसलिए इसका नाम क्या दिया, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस अभिक्रिया में 3 एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं अलग अलग। आगे बात समझ में? क्लियर है? प्लस देखिएगा इस अभिक्रिया में 5 कोफैक्टर, 5 सहकारक यूज हो रहे हैं। देखिएगा कौन कौन से, तो NAD+, क्लियर है? ठीक है, COA, Mg+2, La यानी कि लिपोइक एसिड, और TPP थियामिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें 5 कोफैक्टर यूज हो रहे हैं। कोफैक्टर क्या करते हैं,
आगे बात सुनिए, एंजाइम में पढ़ते हैं कि कोफैक्टर जो है एंजाइम को क्या करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, उसकी रिएक्शन को और फास्ट करते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा ये अभिक्रिया जो है इसमें क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, आगे बात सुन से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। और एक बात करूं, ये अभिक्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ये अभिक्रिया फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इस बात को भी अपने को याद रखना है। आगे बात समझ में, क्योंकि अभी तक CO2 जो है रिलीज नहीं हुई है, इसी अभिक्रिया में CO2 रिलीज हुई है, इसलिए इसको फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कह रहे हैं। क्लियर रहेगा डियर स्टूडेंट? और 5 कोफैक्टर आपको याद रखना है, NAD+, COA, Mg+2, लिपोइक एसिड, थियामिन पायरोफॉस्फेट। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब देखिएगा पायरिक एसिड जो है यहाँ पर क्या कर, यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है और यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम A जो है यहाँ से क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा पाथवे यानी कि क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कह रहे हैं, इस अभिक्रिया को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ग्लूकोज का वायवीय श्वसन में एंटर होने का जो है ये एक रास्ता एसिटाइल कोएंजाइम A, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गेटवे अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गेटवे अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसके क्या नाम होंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण, लिंक रिएक्शन कहते हैं इसको, और इसी को क्या कहते हैं, गेटवे रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई? सारी बात यहाँ पर क्लियर कर दी है। और इसमें किसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो क्वेश्चन बनेगा इसी से आसपास बनेगा और इसमें कोई क्वेश्चन बनने की दूसरी संभावना नहीं है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में दे दी। क्लियर है? तो ये लिंक रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम एसिटाइल कोएंजाइम A से एंटर करेंगे किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन की सेकंड पाथवे, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल की। इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं। क्लियर है? मेनली इसको क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये स्टूडेंट, क्योंकि क्रेब्स साइकिल को हेंस क्रेब ने कबूतर की फ्लाइट मसल में इसको डिस्कवर किया था। क्लियर है? इसको जो है क्या किया था, एलिमिनेटेड किया गया था। आगे बात समझो। इस साइकिल को यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम A से आगे किस प्रकार रिएक्शन होती है, एनर्जी निर्माण होती है वायवीय श्वसन में, इसको हेंस क्रेब ने कबूतर की फ्लाइट मसल में डिस्कवर किया, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब क्रेब्स साइकिल की क्या रिएक्शन है हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट की ये हमने देख ली है। ठीक है, कि पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड से किसका निर्माण हो, एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण हो, ये हम लोगों ने देखी। और एसिटाइल कोएंजाइम A के कितने मॉलिक्यूल बने, दो, कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। डियर स्टूडेंट ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है, ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है, ये 4 कार्बन के यौगिक ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ क्या होता है, कंडेंस होता है, संघनन होता है और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। क्या है, सिट्रिक एसिड है। क्लियर रहेगा, सिट्रिक एसिड। देखिएगा हुआ क्या, एसिटाइल कोएंजाइम A जो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, इसके साथ 4 कार्बन का मॉलिक्यूल ऑक्सलो एसिटिक एसिड संघनित हो गया, जिससे 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया क्या,
सिट्रिक एसिड। इसलिए फर्स्ट जो है यौगिक सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्लियर? दूसरी बात, इसको क्यों टीसी साइकिल कह रहे हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड की जगह इसमें कई सारे इंटरमीडिएट बनेंगे, कई सारे मध्यवर्ती बनेंगे, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सिट्रिक एसिड के जैसे आगे और कई सारे क्या बनेंगे, मध्यवर्ती बनेंगे, क्योंकि सिट्रिक एसिड में भी 3 कार्बोक्सिलिक है, तो इसी प्रकार के मध्यवर्ती बनेंगे जिसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3। तो क्या नाम है दिया, 3 का मतलब ट्राई COH कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? इसलिए इसको क्या कहते हैं, टीसी साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे जो है ये सिट्रिक एसिड, ठीक है, यहाँ एंजाइम काम में आएगा, उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। क्या नाम है, सिट्रेट सिंथेज। क्लियर? यहाँ पर जो है H2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, एंटर होगा, सिट्रिक एसिड आगे कन्वर्ट हो जाएगा सिस एक्वालिटेज में, सिस एक्वालिटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस एक्वालिटेज कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट जो है अभी तक 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, आइसोसिट्रेट जो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड में, ठीक है, ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक यहाँ पर जो है एंजाइम काम में आएगा, उसका नाम है एकोनिडेज और Fe+2 के फॉर्म में एक्टिवेटर काम में आएगा। यहाँ भी एंजाइम सेम रहेगा, एकोनिडेज, ठीक है, और Fe+2 यहाँ पर फिर से वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब बनेगा उस समय NaDH2 का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा NaDH++ या NaDH2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एंजाइम जो है क्या काम में आएगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा, ठीक है। ये एक लगभग फिक्स है कि जहाँ पर NaDH2 का ब्रेकडाउन, NaDH2 का फॉर्मेशन, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा, ये 5 कार्बन का है। एक कार्बन जो है किस फॉर्म में यहाँ बाहर निकलेगा, CO2 के रूप में बाहर निकलेगा, यानी कि क्या कहेंगे हम इसको, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा। कौन सा होगा, डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा। अब देखिएगा, अब ये तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, ये आगे कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, ये होगा आगे सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट आगे कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेज में, और फ्यूमेरेज कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो देखिएगा क्या होता है, अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहाँ पर कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, फिर से देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोएंजाइम A एंटर होगा, ये 5 कार्बन का है, ये आगे 4 कार्बन का बनेगा। इसका मतलब एक कार्बन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, एक कार्बन बाहर निकल जाएगा CO2 के फॉर्म में। यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, फिर से कॉम्प्लेक्स आया, इसका मतलब ये रिएक्शन लगभग सिमिलर है, लिंक रिएक्शन, यानी कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है। इसी के दौरान फिर से यहाँ पर क्या होगा, NaDH2 का फॉर्मेशन होगा, NaDH+H+ का फॉर्मेशन होगा, किसे, NAD+ से होगा। क्लियर है? आगे बात समझ। तो ये फिर से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। इस समय भी ये सेम रिएक्शन लगभग होगी, बस थोड़ा सा Mg की जगह शायद Mn यहाँ पर यूज होगा। क्लियर, बाकी कोई डिफरेंस इसमें ज्यादा है नहीं, वो फैक्टर का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। आगे बात समझो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से यहाँ पर जब सक्सिनेट बनेगा इस समय स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा एक बिल्कुल नई बात यहाँ मिलेगी कि यहाँ पर जीटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा जीटीपी का, किसे? जीडीपी से। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम काम आएगा सक्सिनेट थायोकाइनेज। क्या आएगा? थायोकाइनेज आएगा। सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम काम में आएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर देखिएगा जब फ्यूमिलेज सक्सिनेट से फ्यूमिलेज बनेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? FADH2 का फॉर्मेशन होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये स्टेप है। क्यों है इंपॉर्टेंट स्टेप? देखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों है? डियर स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल जो है ये कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसका मतलब क्रेब्स साइकिल के सभी एंजाइम कहाँ होने चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक अकेला एंजाइम जो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। इस बात को जरा आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक बात है, क्वेश्चन बनने लायक जो है पॉइंट है। क्या बोला? क्रेब्स साइकिल जो है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसका मतलब सभी एंजाइम कहाँ होने चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लेकिन एक अकेला एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये क्रेब्स साइकिल का एक अपवाद भी है। क्लियर रहेगा? आगे सुनते जाइएगा। यहाँ पर जो है एंजाइम काम आएगा फ्यूमेरेज, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, फिर से यहाँ पर मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है फिर से किसका फॉर्मेशन होगा? देखिएगा जरा, NaDH2 का फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में भी। किसे? NAD+ से। आगे बात समझ में? तो ये क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, जिसमें बहुत ज्यादा जो है एनर्जी का निर्माण हो रहा है। हुआ क्या? पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम जो लिंक रिएक्शन में पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का है और ये 4 कार्बन के मॉलिक्यूल ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ क्या होगा? कंडेंस होगा। 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट में 3 COH है, इसलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है क्रेब्स साइकिल की बात कर ली। अब देखिएगा इसकी हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा गणना की बात करते हैं, एनर्जी कैलकुलेशन की बात करते हैं। एनर्जी कैलकुलेशन की बात करते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट में देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट, एक बात और सुनिएगा, ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं कि NADH2 FADH2 GTP। अगर 2 जाएंगे तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सुनिए, क्योंकि 2 आ रहा। सुनिए, अब अगर मैं हिसाब यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर केसी साइकिल में एंटर होता है, क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है, तो कितनी एटीपी क्या बनेगी? देखिएगा, नंबर 1 जो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ या इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ, यहाँ क्या होगा? NADH2 का फॉर्मेशन। यहाँ क्या हो रहा है? NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लो सर, एक NADH2 बन गया। फिर कहाँ बनना? ये देखिए दूसरा नंबर का स्टेप। दूसरा यहाँ फिर से क्या बन रहा है? एक और NADH2 बन रहा है सर। ठीक है, ये एक क्या बन रहा है? GTP बन रहा है। ये जो स्टार मार्क किया ये GTP बन रहा है। ये लो साहब, यहाँ GTP बन रहा है। ये यहाँ क्या बन रहा है? FADH2 बन रहा है। ये FADH2 बन रहा है।
ये फिर से NADH2 बन रहा है, यहाँ पर इसके एंट्री कर देता हूँ NADH2। क्लियर? आज बात समझ? ये देखो यहाँ स्टार किया NADH2, ये FADH2, ठीक है। 5 स्टार देख ले, 1 2 3 4 5, 5 में 3 जगह क्या बन रहा है NADH2। तो ये कितने हो गए, इसका मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं कि इसमें कितने NADH2 बन रहे हैं, 3 NADH2 बन रहे हैं, एक एसिटाइल बन जाएंगे ऐसे, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। एक से 3, एक मैंने पहले बताया, एक NADH2 से कितनी एटीपी जनरेट होगी, 3। कब? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेलेशन। तो कितनी एटीपी, 9। एक जीटीपी से एक एटीपी, क्लियर? तो एक एटीपी यहाँ पर, और एक FADH2 से कितनी एटीपी बनती है डियर, 2 बनती, तो 2 एटीपी यहाँ। तो टोटल कितनी होगी, टोटल होगी 12 एटीपी। सुन रहे हैं आप, एक बार वापस देखें, अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो 3 NADH2, एक जीटीपी और एक FADH2। एक NADH2 से 3 एटीपी, तो 3 से कितने हो गए, 9। एक जीटीपी से एक एटीपी बनेगा 10, और एक FADH2 से कितने एटीपी बनते, 2, तो 12, ठीक है। अब अगर मान लो ये तो एक की हुई, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 12 × 2, यानी कि कितने बनेंगे, 24 एटीपी बनेंगे। ये सब क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक से कैलकुलेट ये बनेगी, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने एटीपी बनेंगे, 24। क्लियर? और कहां से आप देख रहे थे कि ये जो लिंक रिएक्शन हो रही थी, यहां पर भी कितने NADH2 बन रहे थे, 2। तो ये लो सब लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन के कितने NADH2, 2 NADH2, 2 NADH2 से कितनी एटीपी बनेगी भाई, 6। तो कितनी हो गई टोटल, ये 30 एटीपी हो गई, कितनी हो गई, 30 एटीपी, ठीक है। हमने वायवीय श्वसन में क्या बोला था, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी 38 या 36 बनेगी, ठीक है। तो देखिएगा, फिर ये बन गई 30 कब, पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल में 30 बन गई। अब आप देख रहे थे कि ग्लाइकोलाइसिस में हमको नेट एटीपी कितनी मिल रही थी, शुद्ध एटीपी 8, कितनी होगी साहब, 38 एटीपी का ये पूरा कैलकुलेशन हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का। 36 कब बनेगी वो अपन बात करेंगे, अपनी बॉडी में कौन सी कोशिका में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वो उसके डिपेंड बात करेंगे, यानी कि हम सर्कल रिएक्शन की बात करेंगे, वो आगे वाले लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? तो ये क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन की कंप्लीट बात होगी, इसमें किसी प्रकार का और कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। कैलकुलेशन का भी ध्यान रखिएगा। और फिर जो अगर क्वेश्चन नया बनता है तो यही बनता है कि हमने कहाँ पर जो है क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस में आपने क्या दिया है, मॉलिक्यूल एंटर करवाया है। क्लियर? तो बाकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।